गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आर्टिकल 8। कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज जो आर्टिकल की हमारी चल रही है उस सीरीज़ का अगला आर्टिकल 8 होगा। आर्टिकल 7 जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, 6 और 5 भी हम डिस्कस कर चुके हैं और 1 से लेकर 4 भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कस्तूरी कॉटन के बारे में और इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की जाएगी कि अर्थक्वेक कैसे आता है, कहाँ डेवलप होता है, क्यों डेवलप होता है। देखो फ्रंट पेज की न्यूज़ ये इम्पॉर्टेंट है। क्या हुआ है, नेपाल में रिसेंट अर्थक्वेक आया है जिसमें 157 लोगों की डेथ हो गई। ये 6.4 मैग्नीट्यूड का टेम्ब्लॉर था। टेम्ब्लॉर का मतलब होता है अर्थक्वेक। इससे पहले जो भयंकर अर्थक्वेक आया है वो 2015 में आया है। ये 2015 का अर्थक्वेक आज के अर्थक्वेक से ज़्यादा डिवास्टेटिंग था। तो बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियन के द्वारा नेपाल की संवेदना प्रकट की गई और बहुत सारी मदद हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नेपाल को दी जा रही है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ देख लेते हैं अर्थक्वेक होता क्या है। देखो अर्थक्वेक की मेन डेफिनीशन होती है शेकिंग ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थक्वेक का मतलब होता है ये जो अर्थ है वो क्विक होने लगती है। क्विक का मतलब होता है शेक करने लगती है और ये जनरेट करती है वेव। ये एनर्जी जो डेवलप होती है डिफरेंट ग्रुप के बीच, डिफरेंट क्या कहते हैं प्लेट्स के बीच, उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं कि जो है वेव जनरेट हुई हैं और ये एक अर्थक्वेक वेव है। देखो क्या होता है, आप ये चीज़ समझ लीजिए अच्छे से। ये मान लीजिए हमारी अर्थ की लेयर्स हैं। पहली लेयर हो गई इनर कोर, इसे हम इनर कोर बोलते हैं। दूसरी लेयर हो गई आउटर कोर, इसे आउटर कोर बोलते हैं। तीसरी लेयर हो गई मेंटल, और मेंटल के ऊपरी पार्ट में होती है यहाँ पर एस्थेनोस्फीयर। ये एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, एस्थेनोस्फीयर में ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर होती है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब ज़मीनी पार्ट, और ज़मीनी पार्ट में सबसे ऊपर जो लिथोस्फीयर का पार्ट होता है वो होता है क्रस्ट। मतलब यहाँ अगर मेंटल कर ले हम ये वाले पोर्शन को तो ये हो गया हमारा लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर के ही अंदर होता है क्रस्ट। तो ये क्रस्ट का पार्ट जो होता है, जो अर्थक्वेक होती है, तो ये अर्थक्वेक क्या होता है, ये प्लेट जो होती हैं वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव करती होती हैं ऐसे। ये मूवमेंट की वजह से क्या होता है, बहुत सारे क्राइसिस इमर्ज होते हैं, फॉल्ट लाइन डेवलप होती हैं, और जो फॉल्ट की वजह से अर्थक्वेक आते हैं उसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये चीज़ देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये नेपाल है और ये हमारा इंडिया का बॉर्डर है। अब नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर दो प्लेट मिलती हैं। ये प्लेट यहाँ पर अगर अर्थक्वेक जनरेट हुआ तो इसे हम फोकस पॉइंट कहते हैं। इसी फोकस पॉइंट को दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे हम हाइपोसेंटर कहते हैं। आप याद रखिए, हाइपोसेंटर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यूपीएससी कंफ्यूज करती है हाइपोसेंटर और इपीसेंटर में। जहाँ पर अर्थक्वेक आता है, मान लीजिए ये नेपाल का अपर लेयर है, ये वाली अपर लेयर है और ये इंडिया की अपर लेयर है, और दोनों प्लेट अंदर कहीं मिल रही हैं। तो ये चीज़ जहाँ पर ये अर्थक्वेक आया, मान लो यहाँ अर्थक्वेक आया, ऊपर अर्थक्वेक आया, जो ज़मीन के ऊपर वाला पॉइंट होता है उसी को हम बोलते हैं इपीसेंटर। मैंने यहाँ बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो ज़मीन के ऊपर डिवास्टेटिंग पोजीशन क्रिएट करता है, जो हमारी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचाता है, बहुत सारे लॉसेस इमर्ज होकर आते हैं, उसको हम इपीसेंटर कहते हैं। और जहाँ से जनरेट होता है उसको हम कहते हैं, ये जो जनरेटिंग पॉइंट है ये अर्थ के अंदर होता है, इसको हम कहते हैं हाइपोसेंटर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे अर्थक्वेक जनरेट होता है और इपीसेंटर और फोकस पॉइंट में क्या डिफरेंस है। इनर कोर, आउटर कोर और मेल्टर और एस्थेनोस्फीयर। देखो आप एस्थेनोस्फीयर के बारे में अच्छे से जान लो। एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, मेंटल का अपर पार्ट होता है। यही पार्ट जो है इसमें क्या होता है, मोल्टन मैग्मा होता है। ये मोल्टन मैग्मा कैसा होता है, ये बहुत हार्ड लिक्विड फॉर्म में होता है। हार्ड लिक्विड का क्या मतलब है, बहुत गाढ़ा होता है, विस्कस होता है। इसी के ऊपर प्लेट मूव करती हैं और केवल अर्थक्वेक इसकी वजह से नहीं जनरेट होता, ये तो टेक्टोनिक हो गया, इसी को हम टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। मगर कभी कभी आपने देखा होगा कि अर्थ के ऊपर यहाँ पर ये जो मान लीजिए ये पहाड़ है, इसमें फॉल्ट लाइन डेवलप हो जाती है, और फॉल्ट लाइन की वजह से क्या करने लगती हैं, जो प्लेट्स होती हैं एक दूसरे से अवे जाने लगती हैं, और एक प्लेट जो होती है एक दूसरे की तरफ आने लगती हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं, देखो इसे कहते हैं कंप्रेशन, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं एक्सटेंशन।
ठीक है, ये एक्सटेंशन कहलाता। और एक जो और कहलाता है जिसमें प्लेट ऐसे मूव करती हैं, आप देख लो 2 प्लेट हैं, एक नॉर्थवर्ड जाएगी एक साउथवर्ड जाएगी, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन डेवलप होगा और इस फ्रिक्शन की वजह से यहाँ कहीं जब घर होंगे तो यहाँ डिवास्टेटिंग सिचुएशन डेवलप होगी, जान माल का बहुत सारा नुकसान होगा। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म अर्थक्वेक। मतलब फॉल्ट लाइन के बेसिस पर अर्थक्वेक 3 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप होता है एक्सटेंशन अर्थक्वेक, दूसरा टाइप होता है कंप्रेशन अर्थक्वेक, और तीसरा टाइप होता है ट्रांसफॉर्म अर्थक्वेक। मैंने आपको बता दिया टेक्टोनिक अर्थक्वेक के बारे में, बता दिया क्या एस्थेनोस्फीयर का रोल होता है, मैंने आपको बता दिया कि फॉल्ट लाइन बेसिस पर कैसे अर्थक्वेक जनरेट होता है, इपी सेंटर और हाइपो सेंटर क्या होता है, कैसे फोकस पॉइंट अर्थ के अंदर पाया जाता है, और इपी सेंटर अर्थ के ऊपर होता है, जिससे क्या होता है बहुत सारे लॉसेस इमर्ज होकर आते हैं। देखो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं ये जो वॉल्केनिक अर्थक्वेक है। देखो वॉल्केनिक अर्थक्वेक भी बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होता है। आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और ये एस्थेनोस्फीयर है। एस्थेनोस्फीयर से मैग्मा निकल कर, ये मान लीजिए लैंड है, पहाड़ है, यहाँ से निकल कर ऐसे फुब्बारे की फॉर्म में आता है, कोई फुब्बारे की फॉर्म में आता है, कोई धीरे धीरे चलता है। तो वॉल्केनो की वजह से जो यहाँ पर प्लेट है, इस प्लेट में मूवमेंट होता है, या तो ये कंप्रेस होगी या एक दूसरे की तरफ जाएगी या अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो इस अर्थक्वेक को हम बोलते हैं वॉल्केनो का अर्थक्वेक। वॉल्केनिक अर्थक्वेक में क्या होता है, मॉल्टन मैग्मा वॉल्केनो से निकलकर ऊपर आता है और वो जो है लैंड में बहुत ज़्यादा सब्सिडेंस और एक्सटेंशन क्रिएट करता है। इसी को हम वॉल्केनो अर्थक्वेक कहते हैं। लास्ट आप देख लीजिए, लास्ट टाइप अर्थक्वेक का होता है ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक क्यों बोलते हैं, क्योंकि आज मान लीजिए नागपुर वाले एरिया में रह रहे हैं और नागपुर में माइनिंग बहुत चल रही है। माइनिंग की वजह से क्या होता है, यहाँ ब्लास्ट किए जाते हैं, ब्लास्ट होता है तो क्रैक डेवलप होता है, क्रैक डेवलप होता है तो यहाँ से हम कोयले को ले जाते हैं और कोयले का यूज़ बहुत सारी इंडस्ट्री में किया जाता है, स्टील इंडस्ट्री वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉल्ट लाइन डेवलप हुई उसमें शेकिंग डेवलप होती है, और ये शेकिंग की वजह से इसी को हम ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक कहते हैं। ये 3 टाइप का होता है, कोलैप्स अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक और इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अर्थक्वेक के आपको बेसिक बताए, कैसे अर्थक्वेक डेवलप होता है, एपी सेंटर और हाइपो सेंटर क्या होता है। अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला आर्टिकल रिलेटेड है फ्री राशन स्कीम से। देखो क्या हुआ था, मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कैसे इमर्ज हुई, देखो 2020 के करीब कोरोना क्राइसिस आया, जिसे हम कोविड-19 बोलते हैं आज के टाइम। ये कोविड-19 आया और कोविड-19 के टाइम में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन हो गई। इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन होने की वजह से पुअर सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पुअर लोग हैं उनको इतना नुकसान हुआ कि उनके खाने के भी लाले पड़ने लगे। तो गवर्नमेंट ने एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई। ये गरीब कल्याण अन्न योजना क्या थी, अब ये लॉन्च कब की गई, 2020 में। किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई, नोडल मिनिस्ट्री कौन थी इसकी, नोडल मिनिस्ट्री बनी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का वैसे कोई रोल नहीं होता है पीडीएस में, कंज्यूमर मिनिस्ट्री का आता है, मगर यहाँ पर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंपॉर्टेंट रोल निभाया और नोडल मिनिस्ट्री बनी। इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर क्या हुआ, जो हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जो 2013 का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसमें 5 किलो राइस गरीब फैमिली को मिलता है, बीपीएल बेस्ड, येलो कार्ड, वाइट कार्ड बेस्ड मिलता है। ठीक है, अब ये 5 किलो के अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इसमें ऐड हो गई, प्लस हो गई, तो 5 और मिलने लगा। तो यही स्कीम अब जो है वो 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। मतलब 2020 से लगातार इसे एक्सटेंड किया जा रहा है और इसके बेनिफिट पुअर सेक्टर को मिलते जा रहे हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। क्या हुआ था, पहले क्या होता था, मान लीजिए आप नागपुर के रहने वाले हैं या दिल्ली के रहने वाले हैं कहीं के, तो दिल्ली के रहने वाले हैं और अगर आप माइग्रेट कर जाते हैं बिहार वाले रीजन में, तो आपको जो है
राशन कार्ड की हेल्प नहीं मिल पाएगी और आपको अन्न नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, गवर्नमेंट ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लॉन्च की। इसमें आपका एक राशन कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं किसी भी स्टेट में जाइए आपको राशन की सुविधा मिलेगी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आपको अन्न की सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में जाना, जो 5 किलो आपको ग्रेन दे रहा था, जिसमें मेनली राइस और गेहूं ही होता है, अदर चीज़ें भी होती हैं। और उसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर आपको राइस और वीट और मिलने लगा 5 किलो, तो इससे 10 किलो आपका हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। देखो, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये जो है रेल बेस्ड सिस्टम है। इससे क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बहुत ज़्यादा लॉसेस निकल कर आते हैं फ्यूल के, और इससे बहुत ज़्यादा हमारे हेल्थ की प्रॉब्लम जनरेट होती हैं, उसको मिनिमाइज़ करने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि ये जो रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च किया गया है, ये टॉप क्लास लॉन्च किया गया है, इसमें सीटें बहुत हैं। अभी ये एनसीआर रीजन में लॉन्च किया गया, मेरठ से गाज़ियाबाद होते हुए दिल्ली। ठीक है, तो 180 किलोमीटर पर आवर से करीब चलेगी और ये बेटर कनेक्टिविटी, रीजनल बेटर कनेक्टिविटी लाएगी। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट होगा, और इससे क्या होगा, नेशनल कैपिटल रीजन में पॉल्यूशन से मदद मिलेगी। क्लाइमेट चेंज से होने वाले क्राइसिस, पराली, जो पॉल्यूशन की अभी जो पॉल्यूशन की स्थिति दिल्ली में बनी हुई है, ओल्ड राजेंद्र नगर में बनी हुई है, 500 के करीब पॉल्यूशन की इंडेक्स पहुंच गई है। तो इससे ये सीवियर कैटेगरी है। सीवियर कैटेगरी में क्या होता है कि आपको कंपलसरी हो जाती हैं बहुत सी चीज़ें। अब इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर किस किस का है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इस आर्टिकल में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो ये जॉइंट वेंचर है, ये वेंचर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसमें स्टेट गवर्नमेंट शामिल है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जिससे दिल्ली का बॉर्डर मिलता है। देखो, राजस्थान से बॉर्डर दिल्ली का मिलता नहीं है, मगर एनसीआर रीजन वहाँ तक जाता है, हरियाणा से मिलता है और यूपी से मिलता है। ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ डिस्कस की कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम क्या है, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट कर रही है अदर गवर्नमेंट के साथ मिलकर। अगला आर्टिकल जो रिलेटेड है वो कस्तूरी कॉटन के बारे में है। देखो, कस्तूरी कॉटन लॉन्च हुआ था प्रोग्राम, ये तो वेबसाइट अभी लॉन्च हुई है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, कंज्यूमर इंडस्ट्री और कंज्यूमर अफेयर ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने मिलकर ये लॉन्च किए कस्तूरी कॉटन भारत, ये वेबसाइट। ठीक है, इससे पहले क्या था, 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल स्मृति ईरानी जी ने कस्तूरी कॉटन एक ब्रांड लॉन्च किया था। इस ब्रांड का मेन पर्पस था हमारी कॉटन इंडस्ट्री को हॉलिस्टिकली डेवलप करना। अगर जितनी ज़्यादा हमारी कॉटन इंडस्ट्री हॉलिस्टिकली डेवलप होगी, उससे उतना ही ज़्यादा हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की वजह से क्या होगा, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ इसका सेल्फ रेगुलेशन, इसमें ब्रांडिंग को सेल्फ रेगुलेट किया जाएगा, सर्टिफाइड किया जाएगा इंडियन कॉटन को, और लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे आप कस्तूरी कॉटन में समा सकते हैं, कस्तूरी कॉटन ब्रांड के अंदर। देखो, इस ब्रांड की एक खासियत है, आप इस ब्रांड की एक खासियत देख लो कि ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ब्रांड प्रेजेंट करेगा, वाइटनेस होगी, सॉफ्टनेस होगी, प्योरिटी होगी। ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है। देखो, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की ओनरशिप है। इसको लॉन्च किया गया था 1970 में। ये टेक्सटाइल सेक्टर को डेवलप करती है। यहाँ पर जो बताया गया है ये इसके बारे में बताया गया, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये क्या है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, ओनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की है। इसको लॉन्च किया गया था 1970 में, और ये जो है इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में।
तो ये आपको पता होना चाहिए कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है। अगला आर्टिकल प्रोजेक्ट उद्धव के बारे में है। देखो प्रोजेक्ट उद्धव जो है हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी ने प्रोजेक्ट उद्धव लॉन्च किया है। ये डिफेंस सेक्टर में क्या होगा, जो इंडिया की एंशिएंट इंडियन स्ट्रेटेजिक विजडम है उसे मॉडर्न मिलिट्री पेडोगॉजी से मिलाया जाएगा। कैसे, आप एक चीज़ जान लीजिए, देखो हमारे जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है उसमें बहुत सारी स्ट्रेटजी बताई गई हैं कि कैसे सॉफ्ट पावर का यूज़ किया जाए अपनी कंट्री जो अदर कंट्री में है, और कैसे डिप्लोमेसी का यूज़ किया जाए। तिरुकुरल में इथिकल कंडक्ट बताया गया है कि वार टाइम में कौन से इथिक्स यूज़ किए जाएं। जैसे अभी भी तुम देखते होगे इजराइल और गाज़ा के बीच में जो सिविलियन मारे जा रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशन ने इसे जेनोसाइड करार दिया है। क्यों करार दिया है? क्योंकि इजराइल के द्वारा ये ध्यान ही नहीं रखा जा रहा है कि जो गाज़ा में क्राइसिस इमर्ज होकर आ रहा है, जो आप आम सिविलियंस को मार रहे हो, तो ये इथिकल कंडक्ट के बाहर है। तो इस तरह से हम क्या है अपनी इथिकल कंडक्ट जो थिरुकुरल में और चाणक्य के अर्थशास्त्र में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप और सॉफ्ट पावर का यूज़ करके एक कोलेबरेशन बनाएंगे और मिलिट्री को हम गाइड करेंगे। इसी पर फोकस किया जाएगा। देखो यहाँ बताया गया है, ये आप देख लो, ये आप देखो, एजुकेटिंग मिलिट्री लीडर, इन्फॉर्मिंग सीनियर कमांडर, ठीक है, क्रिएटिंग नॉलेज पूल फॉर स्कॉलर एंड डिफेंस पर्सनल। तो इस तरह से हमने आज के ये आर्टिकल डिस्कस किए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। अगर कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हमें ज़रूर बताइए। और हमारा एक आर्टिकल इसमें बचा हुआ है, आर्टिकल 8। चलो आर्टिकल 8 के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 8 जो है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो हमने पहले पॉलिटी के आर्टिकल 1 से लेकर 7 आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं। अब आर्टिकल 8 के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आर्टिकल 8 किससे रिलेटेड है और कैसे सिटीजनशिप से रिलेटेड है। देखो सिटीजनशिप वाले आर्टिकल इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आपको बार बार पढ़ना पड़ते हैं। तो आर्टिकल 8 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो आर्टिकल 8 जो है वो सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है इंडियन ओरिजिन को जो रिसाइड कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया। देखो आप इंग्लिश में से ऐसे बोल सकते हो, सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अब आप यहाँ पर यह आर्टिकल इंपॉर्टेंट क्यों लिखा मैंने? इंपॉर्टेंट लिखने के पीछे रीज़न है, इसमें बताया गया है। देखो पाकिस्तान वाले जो आर्टिकल थे वो हम डिस्कस कर चुके कि पाकिस्तान से लोग कैसे माइग्रेट करके इंडिया आए, फिर इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान गए, देन ये सब चीज़ें चलती रहीं। तो अब जो ये आर्टिकल 8 है तो ये सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो आउटसाइड इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में इसको डिस्कस किया गया कि पाकिस्तान के अलावा अदर कंट्री में जो हमारे सिटीजन थे जिनके दादा दादी या उनके पेरेंट्स या वो खुद इंडिया में पैदा हुए हैं, तो कैसे वो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन इंग्लैंड में रह रहा है, इंग्लैंड में रहने वाले पर्सन का जो ओरिजिन है वो इंडिया है, उसके दादा जो है वो इंडिया में ओरिजिन हुए थे। अब उसका मन हुआ कि वो इंग्लैंड छोड़कर इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता। अब इसको इंडिया की सिटीजनशिप इस बंदे को लेने के लिए 2 कंडीशन फॉलो करना होंगी। पहला, या तो वो खुद इंडिया में पैदा हुआ हो, दूसरा उसके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हों, ठीक है, तीसरा उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए। इनमें से एक कंडीशन होती हो। प्लस दूसरी कंडीशन क्या है कि उसने वहाँ पर रजिस्टर कराया हो डिप्लोमेट में या कंसुलर में रिप्रेजेंटेशन में। देखो डिप्लोमेट होता है, इंडिया के डिप्लोमेट होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ बताया गया है रजिस्टर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया डिप्लोमेट ऑफ रिप्रेजेंट इंडिया। देखो यहाँ पर एक चीज़ आप देख लो, बताया गया है। देखो पहली कंडीशन क्या है, या तो वो इंडिया में बॉर्न हुआ हो, या उसके पेरेंट इंडिया में बॉर्न हुए, या उसके ग्रैंड पेरेंट इंडिया में बॉर्न हुए। प्लस दूसरी कंडीशन क्या है कि डिप्लोमेट में जाकर उसने रजिस्टर कराया हो 6 महीने पहले, तो इस तरह से वो इंडिया की सिटीजनशिप पा सकता है। मैंने आपको आर्टिकल 8 के बारे में बताया कि आर्टिकल 8 जो है पाकिस्तान के अलावा अदर कंट्री में जो हमारे इंडिया के सिटीजन हैं, जो इंडिया के कभी सिटीजनशिप रहे हैं, उनके दादा दादी
माता पिता या वो कभी खुद रहे हैं और उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप त्याग कर दी है, तो उस केस में क्या होगा, आर्टिकल 8 की हेल्प ली जाएगी। आर्टिकल 8 में 2 कंडीशन बताई गई हैं कि उसको वो खुद, उसके पिता या फिर उसके दादा दादी में से, ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक इंडिया का सिटीजनशिप रहा हो। दूसरी कंडीशन क्या है, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा डिप्लोमेट में जाकर। इंडिया का जो डिप्लोमेट होता है, काउंसलर होता है, वहाँ जाकर उसे रजिस्टर करना पड़ेगा। उस केस में उसे इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो उसको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किया। आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।